फेयर रेम्यूनरेशन। ओके, सो रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट जो प्रोवाइड किया जाता है कि एम्प्लॉय को, उसको बोला जाता है रेम्यूनरेशन। ओके, सो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो हमेशा फेयर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फेयर, हमेशा नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है फाइनेंशियल बेनिफिट से। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को बहुत ही ज़्यादा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, सो दैट एक बर्डन आ जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर कम सैलरी दे, कम वेजेस दे, तो फिर एक डीमोरलाइजेशन आ जाता है किसमें? एम्प्लॉयज़ के मन में। ओके, सो हमेशा एक पैरिटी बैठना चाहिए, एक फिक्स्ड फेयर रेम्यूनरेशन सेट होना चाहिए, सो दैट बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बेनिफिट हो और फुल सेटिस्फेक्शन मिले। तो क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है फेयर रेम्यूनरेशन का? एक तो होता है मोटिवेशन और एक होता है कमिटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करता है, सो दैट वो क्या करता है, कुछ बोनस इशू कर देता है उसके एम्प्लॉयज को, कुछ एक्स्ट्रा उनको प्रॉफिट बेनिफिट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो होता है वो मोटिवेटेड फील करता है और कमिटमेंट हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो खुद को ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट समझता है। ओके, और एक एनवायरनमेंट भी अच्छा बन जाता है। सो क्या क्या लिमिटेशंस यहाँ पे है? एक होता है, एक एम्प्लॉयज का होप जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन उसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, वैसे वैसे एम्प्लॉयज का होप बढ़ जाता है कि सो दैट और आगे फ्यूचर में भी उसको ऐसे ही मिलता रहेगा। इन फ्यूचर कभी भी अगर ऐसा हो, ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेकिंग कंपनी हो जाए, तो वहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं कर पाए वो बेनिफिट, वहाँ पे एम्प्लॉयज डिमोरलाइज हो जाते हैं। ये एक लिमिटेशन है। और क्या होता है, जो वेजेस का जो कॉस्ट होता है वो एक बर्डन बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि डे बाय डे जब इंक्रीज किया जाता है वेजेस, तो ये एक बर्डन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये है लिमिटेशंस फेयर रेम्यूनरेशन का। Eighth principle is centralization and decentralization. So what is the meaning of centralization and decentralization? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा ऑथोरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होता है, तो वहां पे होता है सेंट्रलाइजेशन। वही ऑथोरिटी, वही डिसीजन मेकिंग पावर जब पास ऑन कर दिया जाता है और अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होता है, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल होता है, लेकिन एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे डिसेंट्रलाइज, वहां पे अथॉरिटी को डेलीगेट करना ही पड़ता है। ओके, पॉलिसी मेकिंग और रूल्स रेगुलेशन जब बनते हैं, तो वहाँ पे सेंट्रलाइज प्रोसेस को, फॉर्मूला को यूज किया जाता है, लेकिन जब डे बाय डे एक्टिविटी होता है, वहाँ पे अथॉरिटी को डेलीगेट करना जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू फेयर, complete centralization is not good for the organization, and complete decentralization is also not good for the organization। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन बिठाना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सो क्या क्या बेनिफिट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? यहाँ पे बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जब जो जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या होता है, एक क्विक डिसीजन होता है। ओके, एक प्रॉपर जब सीक्वेंस बन जाता है कि कौन सा काम कैसे करना है, कौन करेगा, अथॉरिटी किसके पास है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होता है वो क्विक होता है और अपॉर्चुनिटी को एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर सकता है और ग्रैब कर सकता है। तो क्या क्या लिमिटेशन होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में? एक तो होता है कंफ्यूजन, जब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सेंट्रलाइजेशन भी यूज होता है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस भी चलता है, तो एम्प्लॉयज के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, मिसयूज होता है अथॉरिटी, जब डेलीगेशन हो जाता है अथॉरिटी, अथॉरिटी पास ऑन हो जाता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि स्टाफ और मैनेजर्स क्या करते हैं, अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत लिमिटेशन है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। नाइन्थ प्रिंसिपल इज स्कैलर चेन। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना होता है, पास ऑन करना होता है फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, एक प्रॉपर चेन को फॉलो किया जाता है, उसको बोला जाता है स्कैलर चेन। अभी आप स्क्रीन में एक फिगर देख रहे हैं। ओके, उसी फिगर से समझते हैं। सपोज एफ से लेके पी तक कोई इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट एफ से लेके इंफॉर्मेशन ई डी सी बी देन ए तक पहुंचता है, उसके बाद फिर ए से लेके एल एम एन ओ देन पी तक जाता है। ये होता है प्रॉपर सीक्वेंस, इसको बोला जाता है स्कैलर चेन। लेकिन कभी कभार कुछ इमरजेंसी आ जाता है और कम्युनिकेशन क्विकली जरूरी होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये सारा जो चेन होता है उसको अवॉइड करके डायरेक्ट कम्युनिकेट करना एफ के साथ, एफ और पी का। ओके, सो इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक।
अकॉर्डिंग टू फेयोल, गैंग प्लैंक नॉर्मल नहीं होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को स्केलेटल चेन ही फॉलो करना होता है, लेकिन कभी कभार अगर इमरजेंसी हो तो फिर और डिले को अवॉइड करना हो तो हम लोग ये गैंग प्लैंक का प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट है आपका स्केलेटल चेन में? यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, ओके। एंड क्या होता है, क्विक इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है गैंग प्लैंक के थ्रू। गैंग प्लैंक को यूज करके हम लोग इंफॉर्मेशन को क्विकली पास ऑन कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है? यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम लोग स्केलेटल चेन के प्रोसेस में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन पास होता है लेयर बाय लेयर, वहाँ पे क्वालिटी हैम्पर हो जाता है इंफॉर्मेशन का। तो ये लिमिटेशन है स्केलेटल चेन का। अवर 10th प्रिंसिपल इज ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना या फिर किसी से कोई काम करवाना। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब होता है प्रॉपर सीक्वेंस। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज का और हर पर्सन का एक फिक्स प्लेस होना जरूरी है। सपोज कोई वर्कर को उसके सुपीरियर से कोई डाउट क्लियर करना है या फिर कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो यहाँ पे उस वर्कर को ये पता होना चाहिए कि उस सुपीरियर का कैबिन कहाँ पे है, सो दैट वो बिना टाइम वेस्ट किए उससे जाके मिल सकता है और उसका डाउट क्लियर कर सकता है। सपोज कोई चीज प्रोडक्शन करने के लिए उसको कोई मटेरियल की जरूरत है, तो वो मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन भी उसके पास होना चाहिए। तो हर चीज का, हर पर्सन का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या क्या बेनिफिट होता है प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करने से एक ऑर्गेनाइजेशन में? एक तो होता है वेस्टेजेस ऑफ टाइम को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। सो लिमिटेशन क्या क्या होता है? एक ही लिमिटेशन ये हो सकता है, कभी कभार ये होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई वर्कर ऑर्डर को फॉलो ही ना करे। अगर वर्कर ऑर्डर फॉलो ना करे तो वहां पे एक प्रॉब्लम हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 11th प्रिंसिपल इज इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जितने सारे एम्प्लॉइज है, जितने सारे स्टाफ्स है, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इक्वल होना चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल का हो, चाहे वो मिडिल लेवल का हो, चाहे वो लोअर लेवल का हो। हर किसी के लिए रूल्स और रेगुलेशन सिमिलर होना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं एंड एम्प्लॉयज के बीच में सेटिस्फेक्शन आता है। वो खुद को एसेट समझते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका स्टाफ्स एसेट ही होता है। अगर स्टाफ्स अच्छे हों, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल होता है उसको अचीव करना इजी होता है। सो लिमिटेशन क्या क्या होता है यहाँ पे? कभी कभार आपका डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। क्यों आता है? कभी कभार ये होता है कोई स्टाफ खुद को दूसरे से ज्यादा बेटर मानता है, खुद खुद को दूसरे से ज्यादा अच्छा मानता है, तो यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन इसलिए आता है क्योंकि उसको दूसरे के जैसा ट्रीट किया जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्या होता है, लेबर टर्नओवर बढ़ जाता है। क्यों? अगर सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, कभी कभार ऐसा होता है कोई खुद को ज्यादा कैपेबल मानता है, सो दैट वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जाने के लिए कोशिश करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर टर्नओवर। तो ये होता है लिमिटेशन, ओके। प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेबल। टेन्योर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वर्कर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड पर्सनल होते हैं कौन? जो स्टाफ्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। सो अभी आप जो एक पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन में, ऐसा नहीं करना है, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ्स होते हैं उनको अगर फ्रिक्वेंटली हम लोग चेंज करें, अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लॉस है। क्या क्या लॉसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अभी हम लोग समझते हैं। सो फर्स्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है हम लोग का सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का एक्सपेंसेस। एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? अगर कोई स्टाफ को फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जाए तो फिर नया स्टाफ्स को वही प्रोसेस सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, ये एक एक्स्ट्रा खर्चा बन जाता है किसके ऊपर? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और क्या होता है, जो स्पेशलाइजेशन मिलता है वर्कर्स को, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डिवीजन ऑफ वर्क में, वर्क स्पेशलाइजेशन कैसे मिलता है? अगर कोई काम को कोई एम्प्लॉय बारी बारी, कोई स्टाफ वर्कर बारी बारी करता है तो वो माहिर हो जाता है उसमें, उसको स्पेशलाइजेशन मिलता है। अगर उसी स्टाफ को फ्रिक्वेंटली निकाला जाए ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये जो आपका स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं कर पाएंगे कोई भी स्टाफ। और क्या होता है, एम्प्लॉय के मन में एक इनसिक्योरिटी हमेशा बैठा रहता है कि कब उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जाए। तो इसमें क्या होता है, वो अपना 100% वर्क, 100% एफर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का बैड नेम भी होता है। क्यों? क्योंकि हाँ, अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो गया तो मार्केट में उसका नाम खराब हो सकता है। तो क्या करना है, अगर स्टेबिलिटी एक होता है, एक सिक्योरिटी होता है, तभी एक एम्प्लॉई
ऑर्गेनाइजेशन का एसेट फील करता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से काम कर सकता है। ओके, सो तो क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल में? फर्स्ट वन इज इम्प्रूव एफिशिएंसी। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होता है वर्कर्स का। कैसे? वहाँ पे क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है हर काम करने के लिए। जब स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, वो स्टैंडर्ड फिक्स टाइम जो होता है वो धीरे धीरे कमने लगता है, वेस्टेजेस कम होने लगता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनता है। ओके, सो ये एक बेनिफिट होता है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्या होता है? नो वेस्टेजेस ऑफ टाइम। टाइम का वेस्टेजेस नहीं होता है। क्यों? जब नया नया स्टाफ्स को अपॉइंट किया जाता है, उनका सिलेक्शन और ट्रेनिंग में बहुत सारे टाइम लगते हैं। एक नया स्टाफ्स को ऑर्गेनाइजेशन में नया एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। अगर स्टेबिलिटी रहता है, अगर सेम वर्कर्स के साथ कंटिन्यू होता है, तो ये जो टाइम वेस्ट होता है वो बच जाता है। तो क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है यहाँ पे, ये भी जानते हैं। फर्स्ट होता है नो न्यू इनिशिएटिव। अगर वही स्टाफ्स को हम लोग लेके कंटिन्यू करें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रेश ब्लड नहीं रन हो पाता है। इसका मतलब क्या होता है? नया आइडियाज जो होता है, न्यू आइडियाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि वही स्टाफ्स को लेके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो आइडिया उनका यूज करना था वो कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, तो नया आइडियाज नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्या होता है? केयरलेसनेस आ जाता है स्टाफ्स के अंदर। जब जॉब सिक्योरिटी मिल जाता है, थोड़ा बहुत केयरलेसनेस आ जाता है। उनको पता है ऑर्गेनाइजेशन से उनको कोई निकालने वाला है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा केयरलेसनेस एटीट्यूड आ सकता है। तो ये है 13 प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएटिव? इनिशिएटिव का मतलब होता है पावर ऑफ थिंकिंग आउट अ प्लान एंड इंश्योरिंग इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। एक प्लान बनाना और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना, ये होता है इनिशिएटिव। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे स्टाफ्स हैं, वो फ्री फील करना चाहिए अपना इनिशिएटिव, अपना आइडियाज और ओपिनियन को अपने सुपीरियर के साथ शेयर करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फेओल, मैनेजर्स हमेशा डिसीजन ले सकते हैं। कब? आफ्टर टेकिंग द सजेशंस फ्रॉम द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट से सजेशंस लेने के बाद मैनेजर्स डिसीजन ले सकते हैं। इससे क्या होता है? कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे कौन? जो वर्कर्स काम करेंगे, वो रियल सिचुएशन को हैंडल करने वाले होते हैं। तो उनसे क्या होता है, कुछ ओपिनियन मिल सकता है, कुछ आइडियाज मिल सकता है, जो कि प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकता है। तो क्या क्या बेनिफिट है अभी हम लोग समझते हैं। फर्स्ट होता है फीलिंगनेस ऑफ बिलोंगिंगनेस। यहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे जैसे जो जो प्लान बनता है, अगर उसी प्लान में जो स्टाफ्स काम करते हैं, उन्हीं का आइडियाज, उन्हीं का ओपिनियन लेके वो प्लान बने, तो वो खुद को उसमें और इंटरेस्टेड वो होते हैं उस काम को करने के लिए, और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। और क्या होता है? इंकरेजिंग एम्प्लॉय। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, डिस्कस किया कि एम्प्लॉइज इंकरेज होते हैं उसी काम को करने के लिए, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट उस प्लान को बनाने में रहता है। तो क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है अभी जानते हैं। फर्स्ट वन इज द मे कॉज डिससेटिस्फेक्शन। यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन आ सकता है वर्कर्स के बीच में। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा, जब इनिशिएटिव आ गया, उनका आइडियाज प्लान को ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन क्यों आ जाए? इसलिए आएगा क्योंकि हर स्टाफ्स का, हर आपका वर्कर का अलग अलग आइडियाज, अलग अलग ओपिनियन आएगा। अगर किसी का एक्सेप्ट हुआ, किसी का रिजेक्ट हो गया, तो जो जहाँ जिसका रिजेक्ट हो गया वो लोग डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा? उनका काम करने का तरीका में इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट सेकेंड वन इज मे एडवर्सली अफेक्टेड द वर्क। जहाँ पे आइडियाज और ओपिनियन जब स्टाफ्स देने लगे, वर्कर्स देने लगे, उनका जो डे टू डे वर्क, काम करने का तरीका होता है, वो अफेक्टेड हो सकता है। वो अपना काम छोड़ के सिर्फ आइडियाज देने में और ओपिनियन देने में ही लग सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी और ये थोड़ा सा आपका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आवर लास्ट प्रिंसिपल इज स्प्राइट डी कॉर्प्स। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग होता है टीम वर्क और टीम स्पिरिट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे एम्प्लॉयज को एक टीम की तरह काम करना होता है, और मैनेजर्स को हमेशा उसी टीम को गाइड करना होता है और मोटिवेट करना होता है। कभी कभार अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए टीम मेंबर में, तो मैनेजर्स का काम होता है उसको तुरंत ही हटाया जाए, सो दैट उनका जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल गोल है, वो उसी डायरेक्शन में जाए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। एक टीम मेंबर के बीच एक बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, एक लॉयल्टी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कभी भी मैनेजमेंट को डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 1+1 2 वाला फॉर्मूला काम नहीं देता है। यहाँ पे 1+1 11 वाला फॉर्मूला काम देता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक क्रिकेट टीम, क्रिकेट मैच में क्या होता है? गोल होता है, अल्टीमेट गोल होता है टू विन द मैच। क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होता है। किसी को फील्डिंग का काम दिया जाता है, किसी को बैटिंग का, किसी को बॉलिंग का। सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है कि उनको अपना काम अच्छे से करना है। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या होता है? टू विन द
मैच। ओके, सो यहाँ पे एक टीम स्पिरिट होता है, जितने सारे मेंबर है वो एक दूसरे के लिए खेलते हैं, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोच के। यहाँ पे एक टीम वर्क होता है, लॉयल्टी होता है और बिलोंगिंगनेस होता है, सो दैट जो मैच होता है वो विन किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है अभी हम लोग समझते हैं। फर्स्ट होता है डेवलप टीम स्पिरिट, जो अभी हम लोगों ने समझा कि टीम का स्पिरिट एक डेवलप होता है, एक दूसरे के साथ लॉयल्टी होता है, बिलोंगिंगनेस बढ़ता है, सो दैट जो गोल होता है वो इजीली अचीव हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एक अगर कोई काम करे और एक के साथ अगर 5 मिल जाए तो वो काम और अच्छे से होता है। जैसे मैंने अभी बोला 1+1 2 वाला नहीं, 1+1 11 वाला फॉर्मूला काम देता है। तो क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है इसमें वो ज़्यादा जरूरी है समझना। तो फर्स्ट होता है अवॉइडिंग वर्क। कभी कभार ऐसा होता है अगर कोई एक टीम वर्क होता है तो उसमें काम करने वाला हर मेंबर अच्छे से काम नहीं करता है। कभी कभार कोई मेंबर बहुत अच्छे से काम करता है, कभी कभार कोई होता है जो कि उसका जो काम करने का तरीका है वो लैकिंग हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है हमको ग्रुप में काम करना है, इंडिविजुअल काम नहीं करना है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, डिस्करेजेस एफिशिएंट पर्सन। जो एफिशिएंट पर्सन होते हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कोई वर्क को अचीव करना होता है, कोई गोल को अचीव करना होता है, तो अल्टीमेट तारीफ मिलता है किसको? टीम को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे इंडिविजुअल जो वर्क होता है, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, वो यहाँ पे डिससेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि उसको पर्सनल अचीवमेंट कुछ नहीं होता है, उसको पर्सनल कोई भी तारीफ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा वो डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो ये है लिमिटेशन एस्पाइट डी कॉर्प्स का। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय मिस्टर हेनरी फेयोल। अकॉर्डिंग टू फेयोल जितने सारे प्रिंसिपल्स है सबको इम्प्लीमेंट करता है कौन? मैनेजर, जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, और वो इम्प्लीमेंट करता है सारा प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस। जैसे जैसे नेचर होता है, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे सिचुएशन होता है, उसी हिसाब से 14 प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। क्योंकि जितने सारे प्रिंसिपल्स फेयोल दिए हैं सब में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इम्प्लीमेंट किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आएंगे एक नया टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।